नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फटाफट बिना समय विलंब किए हम लोग इस प्रश्नों को देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। कौन सा यंत्र है जिनकी मदद से हम विभवांतर को मापते हैं? तो आप जानते होंगे जो एमीटर है, वोल्टामीटर है और गैल्वेनोमीटर है। यह तीनों विद्युत धारा से संबंधित है, जबकि विभवांतर से संबंधित क्या है? वोल्ट मीटर, अर्थात विभवांतर नापने के उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण वोल्ट मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई होती है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है, आपको पता है, एम्पियर। जबकि विकल्प में एम्पियर नहीं दिया हुआ है, तो विकल्प के हिसाब से क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आपको पता है जो विद्युत धारा है इसकी इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है। यदि आपको पता होगा तो आप किलोवाट घंटा किसकी इकाई है पता कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ऊर्जा की जो इकाई होती है वह होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा की इकाई होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है अश्व शक्ति। विद्युत आवेश की जो इकाई होती है आपको पता होना चाहिए, इसकी होती है कूलाम या एम्पियर घंटा, अर्थात कूलाम या एम्पियर घंटा हो जाएगा विद्युत आवेश का। जबकि विद्युत धारा के क्या होता है? एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड। तो इस हिसाब से ये जो विकल्प है इसमें से विद्युत किलोवाट घंटा किसी की इकाई नहीं है। लेकिन यदि इन चारों में से जो सबसे करीब अगर माना जाए तो इस विकल्प के हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है किलोवाट घंटा, जबकि केवल ऊर्जा हो तो इसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात यहाँ पर ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो अभी हमने आपको बताया कि एम्पियर घंटा जो होता है वह आवेश की इकाई होती है। आवेश की इकाई को हम बोलते हैं कूलाम या एम्पियर घंटा, अर्थात आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं बल का मात्रक यमकेएस पद्धति में क्या होता है? यमकेएस पद्धति में तो यमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन, अर्थात बल का मात्रक यमकेएस पद्धति में हो जाएगा न्यूटन। जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। और यह पीएस पद्धति में होता है पाउंडल। अर्थात ये जो तीनों विकल्प हैं ए, बी और डी, ये तीनों मात्रक हैं। अब प्रश्न पूछा हुआ मात्रक नहीं है, अर्थात इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि ये तीनों आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट विमान निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जेट विमान गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रणोद के भी सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम जानकारी बता दें। जेट विमान जो होता है इसमें और रॉकेट में क्या समानता है? दोनों लगभग एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन रॉकेट अपना ईंधन खुद लेके जाता है, जबकि जेट विमान वायु में उपस्थित या वायुमंडल में उपस्थित वायु को ही अपना ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। इसलिए इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। आइए हम बता दें कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। यदि आप जानते होंगे तो आप ज़रूर समझिएगा, लेकिन हम बता दें इसको किस नाम से जानते हैं। ब्रेथिंग इंजन, जो जेट इंजन होता है इसको हम ब्रेथिंग इंजन के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि यह वायुमंडल की वायु का प्रयोग करके ईंधन का काम करता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस प्रश्न के बाद, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का क्या कारण है? तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि यह न्यूटन गति के तीसरे नियम पे कार्य करता है। हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? वही रहेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर कुछ कम हो जाएगा? तो आप जान लीजिए, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार शून्य हो जाता है, अर्थात विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? रबर, क्वार्टज, कांच, स्टील। तो इस विकल्प के हिसाब से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो होता है वो होता है क्वार्टज, जबकि विकल्प में यदि क्वार्टज नहीं रहता तब ऑप्शन आपका हो जाता है स्टील। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्षा की बूंदों का गोल होना सरफेस टेंशन के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे एक जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जिस समय बर्फ पिघल जाती है तब पानी का तल क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे चला जाता है, अपरिवर्तित रहता है या बर्फ के द्रव्यमान के अनुसार ऊपर या नीचे जाता है? तो आपको हम बता दें कि जो बर्फ है पानी में तैरती है तो बर्फ के द्वारा हटाए गए जल का भार बर्फ के भार के बराबर होता है, इसलिए बर्फ थोड़ी ऊपर तैरती है और थोड़ी नीचे डूबी रहती है। लेकिन जब वह पिघलती है तो बर्फ का, आपको जानकारी के हिसाब से बता दें कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह तैरती है। तो जब वो पिघलेगी तो उसके भार में कोई कमी नहीं होगी, उसके तल में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसका जो तल है वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बन जाता है क्योंकि? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका विकल्प ए सही होगा, क्योंकि उच्च दाब हो जाता है, अर्थात दाब में वृद्धि हो जाती है, जिससे पानी के क्वथनांक में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपने देखा इन सारे प्रश्नों को, इस तरह से हम बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसे हम रिसॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।